वेलकम स्टूडेंट्स इस लेक्चर में हम बात करेंगे एलोकेशन ऑफ एक्सपेंसेस के बारे में, जिसको हम डिपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ एक्सपेंसेस भी कहते हैं। डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग पर ये हमारी दूसरी वीडियो है। पहली वीडियो में हमने थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स के बारे में बात की थी और इस वीडियो से हम प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के बारे में बात करेंगे। स्टूडेंट्स, डिपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ एक्सपेंसेस में या फिर एलोकेशन ऑफ एक्सपेंसेस में क्या होता है? सबसे पहले ये जान लीजिए कि जो डिपार्टमेंटल अकाउंट का जो सेंट्रल थीम है, जो में सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, वो एलोकेशन ऑफ एक्सपेंसेस है, वो डिपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ एक्सपेंसेस है। अगर आपको ये एस्पेक्ट समझ आ गया, देन आपने हाफ ऑफ द डिपार्टमेंटल अकाउंट्स कर लिया। इसमें मुश्किल क्या है? इसमें मुश्किल कुछ भी नहीं है, बिल्कुल कुछ भी नहीं है, बिल्कुल आपने लॉजिक से सोचना है। ठीक है, अगर हम डिपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ एक्सपेंसेस की बात करें, डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो हम एक्सपेंसेस की 3 कैटेगरीज बनाते हैं। एक वो खर्चे जो डिपार्टमेंट स्पेसिफिक एक्सपेंस होते हैं, मतलब जिनका ताल्लुका सिर्फ एक डिपार्टमेंट से ही होता है, जैसे कि स्टोर डिपार्टमेंट के स्टोर मैनेजर की सैलरी। तो स्टोर मैनेजर की सैलरी, वो तो स्टोर डिपार्टमेंट का काम देखता है, तो वो तो स्टोर डिपार्टमेंट का खर्चा हुआ। ठीक है, जैसे किसी डिपार्टमेंट का कोई स्पेसिफिक अलग से मशीनरी लगी हुई है, उस मशीनरी का डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो कुछ ऐसे खर्चे होते हैं जो डिपार्टमेंट के स्पेसिफिक होते हैं, तो उनको आइडेंटिफाई करने में, उनका ट्रीटमेंट करने में डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग में कोई भी दिक्कत नहीं होती। वो हमें क्वेश्चन में भी दिया होता है। तो कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जो साझे होते हैं, कॉमन होते हैं, पूरी फैक्ट्री के लिए, पूरी एंटिटी के लिए, वो एज ए होल एक्सपेंस इनकर होते हैं। तो उन एक्सपेंसेस को एलोकेट करने में थोड़ा सा लॉजिक फॉलो करना पड़ेगा आपको। उन एक्सपेंसेस को बेसिकली उनका ट्रीटमेंट करना होता है यहाँ पर। वो कुछ ना कुछ रैशनल बेसिस आपको फॉलो करना पड़ता है। आप ऐसे ही नहीं कि बराबर बांट दो भैया, ऐसे करो, इसकी पेइंग कैपेसिटी ज्यादा है इस डिपार्टमेंट की, इसको ज्यादा लगा दो, इस डिपार्टमेंट की पेइंग कैपेसिटी कम है, इसको ये खर्चा कम लगा दो। ऐसे नहीं होता। आपको कोई ना कोई लॉजिकल पैटर्न, कोई ना कोई रैशनल बेसिस पर ही उन खर्चों को एलोकेट करना होगा। इसके बारे में हमने पिछले लेक्चर में भी बात की थी और नेक्स्ट स्लाइड में हम फिर से बात करेंगे। और तीसरी तरह के एक्सपेंस होते हैं जो एलोकेबल नहीं होते, जिनको हम डिपार्टमेंट में नहीं बांट सकते। जैसे जैसे इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन। आप बैंक लोन पर इंटरेस्ट दे रहे हो, ठीक है, तो वो तो बैंक लोन तो एज ए पूरी उसके लिए लिया है आपने, पूरी एंटिटी के लिए लिया है, वो किसी एक डिपार्टमेंट के लिए तो लिया नहीं। उसको किस बेसिस पर बांटोगे? कोई बेसिस नहीं है उसका। तो उसको हम जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रखते हैं, उसको बांटते नहीं है। पहले हम डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। वो उसका मैं आपको पैटर्न दिखा देता हूँ इस तरह। पहले हम डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। उसका जो डिपार्टमेंट वाइज प्रॉफिट आता है उसको हम ट्रांसफर कर देते हैं यहाँ पर जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और जो जनरल एक्सपेंसेस होते हैं, जो डिपार्टमेंटलाइजेशन के लायक नहीं होते, जिनको हम एलोकेट नहीं कर सकते किसी भी रैशनल बेसिस पर, उनको हम जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से ये 3 तरह के एक्सपेंसेस होते हैं। डिपार्टमेंट स्पेसिफिक, जिनका जिनको एलोकेट करने की जरूरत नहीं है, वो आपको पता है किस डिपार्टमेंट का खर्चा है, आप उस डिपार्टमेंट को ही चार्ज करते हो। कॉमन एक्सपेंसेस, जिनको आप कुछ ना कुछ रैशनल बेसिस पर एलोकेट करते हो। ठीक है, वो प्रीशियस मैनर में हो भी सकता है और प्रीशियस मैनर में नहीं भी हो सकता। तीसरा, वो खर्चे जो जनरल है, पूरी फैक्ट्री के लिए है, जिनका डिपार्टमेंटलाइजेशन नहीं हो सकता। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि कौन से रैशनल बेसिस पर हम कॉमन एक्सपेंसेस को एलोकेट करते हैं। बेसिस ऑफ एलोकेशन, मैं
फिर से आपको यही बात कह रहा हूँ कि हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं, मैं फिर भी प्रैक्टिकल पर जाने से पहले आपको ये रिकॉल करना चाहता हूँ आपकी मेमोरी के लिए। तो कुछ खर्चे हैं जो कि फ्लोर एरिया के बेसिस पर हम एलोकेट करते हैं, जैसे कि रेंट, पूरी फैक्ट्री का या पूरे एंटिटी का रेंट है, उसको हम डिपार्टमेंट में कैसे बांटेंगे, उनका जो फ्लोर एरिया, उनका जो एरिया ऑक्यूपाइड है उस अकॉर्डिंग। इंश्योरेंस ऑफ बिल्डिंग, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग, उसको हम फ्लोर एरिया के बेसिस पर बांटेंगे सभी डिपार्टमेंट्स में। फ्लोर एरिया के रेशो निकाल लेंगे, उस रेशो में खर्चों को बांट देंगे। लाइटिंग एक्सपेंसेस, हीटिंग एनर्जी एक्सपेंसेस, इनको हम लाइटिंग पॉइंट्स के हिसाब से बांट सकते हैं और फ्लोर एरिया के हिसाब से। जैसा क्वेश्चन में हिंट दिया हो, जैसा क्वेश्चन में डाटा दिया हो, उस अकॉर्डिंग आप लाइटिंग एक्सपेंसेस को लाइटिंग पॉइंट्स के अकॉर्डिंग भी और फ्लोर एरिया के बेसिस पर भी बांट सकते हो, एलोकेट कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कैपिटल एसेट्स पर जो खर्चा होता है, जैसे कि जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को चार्जेबल एक्सपेंस होता है कैपिटल एसेट्स को लेकर, जैसे कि उनका इंश्योरेंस, उनका रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस और डेप्रिसिएशन, उसको हम कैपिटल वैल्यू ऑफ द एसेट के बेसिस पर बांटते हैं कि हर डिपार्टमेंट में कितनी कैपिटल वैल्यू है एसेट्स की, उस रेशो में हम डिपार्टमेंट्स में ये बांट देते हैं। कंटीन का खर्चा, टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट का खर्चा और वर्कर्स के वेलफेयर को लेकर जो भी और खर्चे होते हैं, जो भी क्लीनिंग का, मेंटेनिंग का, उनके लिए रिफ्रेशमेंट का जो भी खर्चा होता है, उसको हम नंबर ऑफ वर्कर्स या फिर कह लो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज के बेसिस पर डिपार्टमेंट्स में एलोकेट करते हैं। उसमें प्रोविडेंट फंड और जो एम्प्लॉय स्टॉक इंश्योरेंस स्कीम का खर्चा होता है, उसको हम वेजेस के बेस पर बांटते हैं, उसको हम नंबर ऑफ एम्प्लॉयज के बेस पर नहीं बांटना चाहिए। अगर पॉसिबल है आपको, अगर आपके पास वेजेस और सैलरी का डाटा है, तो आप प्रोविडेंट फंड और एम्प्लॉय स्टॉक इंश्योरेंस स्कीम का खर्चा वेजेस और सैलरी के बेसिस पर डिपार्टमेंट्स में एलोकेट करोगे, क्योंकि नंबर ऑफ एम्प्लॉयज की रेशो कुछ हो सकती है, लेकिन उनकी वेजेस और जो सैलरी हम पे कर रहे हैं वो रेट अलग हो सकता है। तो वो प्रोविडेंट फंड और एम्प्लॉय स्टॉक इंश्योरेंस बेटर होता है कि आप वेजेस और सैलरी के बेसिस पर बांटें। कुछ खर्चे सेल्स से रिलेटेड होते हैं, जैसे कि सेलिंग एक्सपेंसेस जो होते हैं, डिस्काउंट हमने लो किया, एडवर्टाइजमेंट का खर्चा, फ्रेट और कैरिज आउटवार्ड का खर्चा, सेल मैनेजर की सैलरी। तो इस तरह के जो खर्चे होते हैं वो सेल्स से रिलेटेड हैं, तो उसको हम सेल रेशो में बांटते हैं। ऐसे ही कुछ खर्चे परचेज से रिलेटेड होते हैं। वैसे तो वो खर्चे हमें पता होते हैं किस डिपार्टमेंट से हैं, जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं वो ज्यादातर केसेस में हमें पता होता है कि किस डिपार्टमेंट का है, लेकिन अगर फिर भी उसको एलोकेट करना पड़ जाए कोई राशनल बेसिस पर, तो अक्सर वो परचेज होता है, जैसे कि कैरियज इनवार्ड, परेड इनवार्ड और इनकम में डिस्काउंट रिसीव्ड, उसको हम परचेसेस के बेसिस पर डिपार्टमेंट में एलोकेट कर देते हैं। लास्ट में एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, अगर कोई बेसिस दिया हुआ है तो ठीक है, अगर टाइम दिया हुआ है तो टाइम के बेसिस पर बांटेंगे, अदरवाइज इक्वली भी बांट देंगे, और ऑप्शन ये भी है कि उसको हम जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी डाल सकते हैं। हम अकाउंटेंट हैं, पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन और अकाउंट्स डिपार्टमेंट मिलकर डिसाइड करेगा अकाउंटिंग पॉलिसी जो भी होगी, ठीक है। जो हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वहां पर हमारा क्या होता है, हमने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही सोल्यूशन करना है। हम वहां पर ये नहीं कह सकते कि इसको तो इस बेसिस पर ही बांटना है, इन्होंने कोई स्पेसिफिक रेशो क्यों दे दी। जैसे कि आप अगर कल्याणी पब्लिशर्स की, क्योंकि पंजाबी यूनिवर्सिटी वाले स्टूडेंट्स कल्याणी की बुक ही फॉलो करते हैं, अगर आप उसके उसमें पहले 2-3 क्वेश्चन देखोगे ना, तो सेल्स रेशो पर एलोकेशन करने के लिए कहा गया है। तो आपको क्या, आपने सेल्स रेशो पर ही एलोकेट करना है। आपने ये नहीं कहना कि नहीं रेंट तो फ्लोर एरिया पर एलोकेट होना चाहिए। जैसे आपको क्वेश्चन में कहा जाए आपको वैसे करना है। अगर आपको क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि ये सही है जो हम कह रहे हैं, तो आपको वो भी बता देना है कि नहीं भाई ये सही नहीं है, फिर आपको फ्लोर एरिया पर बताना पड़ेगा, ठीक है। तो वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना है, वहां पर ओवर स्मार्टनेस नहीं दिखानी।
तो ये तो परफॉर्मा है, आपने पिछली वीडियो में भी देखा था। एक बार फिर से एक निगाह घुमा लीजिए इस पर, आगे काम आएगा। ये जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। हाँ, अब हम बात करते हैं प्रैक्टिकल। ठीक है, प्रैक्टिकल बात करते हैं और ये इलुस्ट्रेशन के थ्रू समझते हैं कि प्रैक्टिकल को सॉल्व कैसे करना है। इस इलुस्ट्रेशन में हम बात कर रहे हैं महिंद्रा ट्रेडर्स की। हमारे मलेरकोटला में मशहूर है, ये मैंने एग्जांपल अपनी तरफ से ही बना ली। तो महिंद्रा ट्रेडर्स की बात करते हैं। उन्होंने दो डिपार्टमेंट्स में अपनी एंटिटी को बांटा हुआ है, स्टेशनरी सप्लाईज एंड बुक स्टोर में, और उनका ये डाटा है। ओपनिंग स्टॉक दोनों डिपार्टमेंट्स का दिया हुआ है 16 एंड 20,000। क्लोजिंग स्टॉक भी दिया हुआ है 14,400 एंड 16,000। परचेजेस, सेल्स, सैलरीज दी हुई हैं, वो स्पेसिफिकली दी हुई है। सैलरी का जो खर्चा है ना, वैसे वो स्पेसिफिकली दिया हुआ है कि इस डिपार्टमेंट का इतना है, उस डिपार्टमेंट का इतना है, तो एलोकेट करने की कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, आगे खर्चे दिए हुए हैं जो हमको एलोकेट करने पड़ेंगे। कैरियज इनवार्ड, कैरियज इनवार्ड को हम एलोकेट किस बेसिस पर करेंगे? अभी मैंने बात की थी परचेज रेशो में। कैरियज आउटवार्ड 7200, इसको हम सेल्स रेशो में डिवाइड करते हैं। जनरल एक्सपेंसेस 8000, एडवर्टाइजिंग 4000, रेंट एंड रेट्स, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, अभी इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन आ गया, जनरल एक्सपेंस है, इसको जनरल प्रॉफिट एंड लॉस में डालेंगे। ऑफिस लाइटिंग, डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड को परचेज रेशो में डालेंगे। इंश्योरेंस, क्या लिखा हुआ है आगे क्वेश्चन में कि जो दो डिपार्टमेंट है वो एरिया ऑक्यूपाइड किया हुआ है उन्होंने 2:1 रेशो में। मतलब अगर हम पूरे एंटिटी के एरिया को तीन हिस्सों में बांटे तो दो हिस्से एक डिपार्टमेंट ए ने और एक हिस्सा डिपार्टमेंट बी ने किया हुआ है। तो इसका काम क्या होगा, इसका क्वेश्चन सोल्व करने में क्या रोल है? जो ऑफिस लाइटिंग है और जो रेंट एंड रेट्स है उसको हम एरिया ऑक्यूपाइड पर बांटते होते हैं। जो रेंट एंड रेट्स है इसको भी हम एरिया के बेस पर बांटते हैं, और जो ऑफिस लाइटिंग है इसको भी हम एरिया के बेस पर ही बांटते हैं। तो ये 2:1 रेशो में बांटा जाएगा दोनों डिपार्टमेंट्स में। किस रेशो में? 2:1 की रेशो में। ठीक है, तो आगे क्या है? जनरल एक्सपेंसेस को हमने इक्वली एलोकेट करना है, मतलब इक्वली 1:1 की रेशो में। 1:1 की रेशो में अपने एलोकेट करना है। 8,000 को आधा, 4,000 डिपार्टमेंट एक को, 4,000 दूसरे डिपार्टमेंट को। इंश्योरेंस प्रीमियम है वो जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालना है, क्योंकि वो कॉम्प्रहेंसिव है, उसको एलोकेशन नहीं करनी, ये लिखा हुआ है। तो जो इंश्योरेंस है वो जनरल पी एंड एल में जाएगा। ठीक है, और जो इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन है वो भी मैंने आपको पहले ही बताया था कि वो जनरल खर्चा है, वो उसमें जाएगा। जो डिस्काउंट रिसीव्ड है वो उसका क्या ट्रीटमेंट होगा? कहाँ गया भाई कर्सर, ये रहा, वो परचेज रेशो में जाएगा। और जो कैरियज इनवार्ड है वो भी परचेज रेशो में होगा। और जो कैरियज आउटवार्ड है वो सेल्स पर डिपेंड करता है, तो वो सेल्स रेशो में जाएगा। एडवर्टाइजिंग भी सेल्स रेशो में जाता है, प्रमोशन एक्सपेंसेस भी सेल्स में ही डिवाइड करते हैं। तो ये आपके सामने होगा कि किसको किस में बांटना है, कैसे बांटना है। ठीक है, और पीछे मुड़ते हैं, हमने क्या क्या करना है? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनाना है और जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनाना है। तो परचेज रेशो क्या बन गई हमारी? 6:4, या फिर हम कह सकते हैं 3:2। परचेज रेशो हमारी क्या बन गई? 3:2। और सेल्स रेशो क्या है? 1,16,000। तो ये बन गई 10,6,5,3। अब ये आप बच्चे तो नहीं हो कि मैं आपको रेशो निकालना सिखाऊंगा, ये तो आप निकाल ही लोगे। आ गया भाई, ये रहा 5,3। तो इस रेशो में आपने सभी खर्चों को बांटना है। सेल्स रेशो में
एरिया ऑक्यूपाइड की रेशियो में, जनरल एक्सपेंसेस को इक्वली, कुछ खर्चों को परचेज रेशियो में, और कुछ खर्चों को डालना है कहां पर, जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, तो आपका यहाँ पर क्वेश्चन ऑलमोस्ट सॉल्व है। देखते हैं इसको कैसे प्रेजेंट करना है। पहले हम यहाँ पर ही रफ कैलकुलेशंस कर लेते हैं। जैसे कि जो 4000 है उसको अगर हम 3:2 की रेशियो में डिवाइड करें दोनों डिपार्टमेंट्स में, तो जो पहला डिपार्टमेंट है उसको ये जाएगा 2400। ठीक है, और दूसरे डिपार्टमेंट को ये जाएगा 1600। ठीक है, ये 3:2 की रेशियो बन गई अगर आप इसको 800 से डिवाइड करोगे, देखो। ठीक है, ऐसे ही जो 7200 है उसका क्या होगा 5:3 की रेशियो में, तो वो 4500 पहले डिपार्टमेंट को, और दूसरे डिपार्टमेंट को बाकी का बचा हुआ 2700। अगर आप इसको 900 से डिवाइड करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि सेल्स रेशियो बन रही है। ये 4000 जाएगा जनरल एक्सपेंसेस, 4K और 4K। ठीक है, तो बस ऐसे ही सभी कैलकुलेशंस करनी है। तो आपको एक हिंट था कि कैसे करना है, बच्चे तो आप हो नहीं, तो इस तरह से इसको प्रेजेंट करना है प्रॉपर। अक्सर ना ग्रेजुएशन में आते आते बच्चे ना प्रेजेंटेशन को थोड़ा सा लाइटली ले लेते हैं, तो प्रेजेंटेशन पर आप जरूर गौर करें, प्रेजेंटेशन को बड़ी ध्यान से करें। ठीक है, तो इस ढंग से हमने जो सैलरीज था वो तो हमको बताया ही हुआ था, क्वेश्चन में ही बताया हुआ था कि वो पूरा ही लेना है। ठीक है, तो ये तो स्पेसिफिक है। तो जनरल एक्सपेंसेस को हमने आधा आधा बांटना है। ठीक है, टोटल 8000 था, देखिए 4000 ठीक है। कैरेज आउटवार्ड को हमने 5:3 की रेशियो में बांटना था सेल्स रेशियो में, तो सेल्स रेशियो में 5:3 की रेशियो में बांटा है 2700 और 4500 में। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट को भी हमने किस रेशियो में बांटना था, 4000 को 5:3 की रेशियो में, वो बनता है कितना बनता है 2500 और 1500, वो भी हमारा ठीक है, ये भी इसको हमने 5:3 की रेशियो में बांटा है। ठीक है, तो रेंट एंड रेट्स को हमने एरिया ऑक्यूपाइड की रेशियो में बांटना था 2:1 की रेशियो में। ठीक है, तो ये 2:1 की रेशियो प्रॉपर बनती है, इसमें कोई टोटल 6600 था, ये रहा, ये 2:1 की रेशियो बिल्कुल प्रॉपर बनती है। 3 से डिवाइड करोगे उसको और 2 से और फिर 1 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो इतना ही बनेगा। ऑफिस लाइटिंग, ऑफिस लाइटिंग को भी हम एरिया ऑक्यूपाइड में, अगर लाइटिंग पॉइंट्स गिवन होते इस क्वेश्चन में तो उसको हम लाइटिंग पॉइंट्स के अकॉर्डिंग करते, लेकिन अगर एरिया गिवन है लाइटिंग पॉइंट्स नहीं गिवन तो हम लाइट इसको एरिया के हिसाब से भी डिवाइड कर सकते हैं। डिस्काउंट रिसीव्ड को हम परचेज रेशो में करते हैं 6:4 की रेशो में। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, इसका जो कैलकुलेशन है आप बिल्कुल इसको ध्यान से नोट कर लें। कोई स्क्रीनशॉट ले लें आप क्वेश्चन का और उसको अपने हिसाब से सॉल्व कर लें, और बाद में आकर क्रॉस चेक कर लें, टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल करें। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लेकिन यहाँ पर हमने कुछ खर्चों का भी ट्रीटमेंट नहीं किया, वो खर्चे हैं इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, इसको हमने नहीं डाला, और इंश्योरेंस। देखिए ध्यान से, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन इंश्योरेंस यहाँ पर नहीं है, क्योंकि वो हमने लिखा था जी, मतलब जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। तो जो यहाँ पर नेट लॉस आया है एक डिपार्टमेंट का और एक डिपार्टमेंट का आया नेट प्रॉफिट, उसको हम आगे जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिख लेंगे। ठीक है, एक तो ना ये पता नहीं लगता कि कहाँ पर है कर्सर, तो ये नेट प्रॉफिट हमने ब्रॉट डाउन किया, वहां से नेट लॉस ले आए, और बाकी जो जनरल एक्सपेंसेस थे
उनको एज इट इज यहाँ पर डाल दिया, और ओवरऑल नेट प्रॉफिट जो एज एंटिटी का, पूरी होल एंटिटी का जो नेट प्रॉफिट है वो निकाल लिया। तो इस ढंग से क्वेश्चन सॉल्व करना है, बड़ा इजी है, कोई नैनो साइंस मतलब कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। और नीचे मैंने वो हिंट दिया हुआ है कि एलोकेशन ऑफ एक्सपेंसेस कैसे करना है, वो हम पहले भी कर चुके हैं, तो वो बताने की मेरे को जरूरत नहीं है। एक बात ध्यान में रखना, आपने वर्किंग नोट्स बनाने हैं, ठीक है। वर्किंग नोट्स बनाकर आपने शो करना है कि कौन से एक्सपेंसेस को आपने किस बेसिस पर एलोकेट किया है, उस बेसिस का रेशो क्या बनता है, और कैलकुलेशन आपने वो दिखानी है, ठीक है। तो ये था हमारा जो एक इलुस्ट्रेशन था, और अब हम बात करेंगे आपके बारे में, आप जो चाहते हैं, ठीक है ना, जो आपको चाहिए, जो आपने क्वेश्चन करने हैं वो कैसे सॉल्व करने हैं। देखिए ये जो लेक्चर है ना, ये लेक्चर पंजाबी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को फोकस में रखकर तैयार किया गया है, जो कोविड-19 है उस पीरियड के लिए तैयार किया गया, उस पीरियड के कारण तैयार किया गया है। बाद में भी ये लेक्चर आप देख सकते हो, वो कोई बात नहीं, ठीक है ना। तो पंजाबी यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं, कॉलेजेस के, यूनिवर्सिटी में तो नहीं फॉलो करते कल्याणी की बुक, लेकिन कॉलेजेस में, ज्यादातर कॉलेजेस में कल्याणी की बुक ही फॉलो करते हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग 2 की, जो सीएम जुनेजा की बुक है। तो उसमें प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स जो हैं उसके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा हिंट दूंगा कि आप उसको सॉल्व कर सकें। जो सेंट्रल थीम होगा, जो सेंट्रल प्रॉब्लम होगी ना क्वेश्चन की, मैं उसके बारे में आपको हिंट दूंगा और आप उसको बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो हम बात करते हैं अब कल्याणी पब्लिशर के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स की। सबसे पहले ये क्वेश्चन है आपको, बस इसमें एक बात ध्यान में रखना कि जो यहाँ पर ये है ना, ये अमाउंट एक मिसप्रिंट है, ये 35,000 है, 3,50,000 ये अमाउंट नहीं है, ठीक है। पहली बात ये, ठीक है। दूसरी बात, इस क्वेश्चन में हमको जो एलोकेशन करने के लिए कहा गया है ना, वो नेट सेल्स की रेशो में कहा गया है कि जो अनएलोकेटेड एक्सपेंसेस हैं उसको हमने नेट सेल्स की रेशो में, ये देखिए कहा गया है, ठीक है, नेट सेल्स की रेशो में एलोकेट करना है, डिपार्टमेंट्स में उसको अपॉर्चुनेट करना है, ठीक है। जो अनएलोकेटेड एक्सपेंसेस हैं, अनएलोकेटेड एक्सपेंसेस कौन से हैं, ऊपर तो जो एक्सपेंसेस दिए हुए हैं वो तो डिपार्टमेंट वाइज दिए हुए हैं, और यहाँ पर आइटम्स ज्यादातर हैं एसेट्स को लेकर, लेकिन यहाँ पर एक आइटम छुपी हुई है खर्चे को लेकर, ये रही ऑफिस एंड सेलिंग एक्सपेंसेस। एक तो ये खर्चा हो गया, बाकी तो बैलेंस शीट आइटम्स हैं, और ये हो गया डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग, फर्नीचर, लीजहोल्ड। तो ये जो अनएलोकेटेड एक्सपेंसेस हैं उनको आपने नेट सेल्स की रेशो में अपोर्शन करना है, एलोकेट करना है। स्टूडेंट्स वैसे बताने वाली बात तो नहीं है, लेकिन आप फिर भी आपके मन में डाउट आता है, और कई बार डाउट डाउट के चक्कर में आप गलती भी कर जाते हो। नेट सेल्स का है तो हम नेट सेल्स की रेशो में ही उसको बांटेंगे, हम सेल्स माइनस सेल रिटर्न, यहाँ पर जो दिया हुआ है ये ग्रोस सेल की रेशो में नहीं बांटेंगे, हम नेट सेल्स की रेशो में बांटेंगे, और यहाँ पर नेट सेल्स बनती है 6,30,000, ग्रोस सेल्स हैं 6,33,000, और उसमें से जो 3,000 की सेल्स रिटर्न है उसको हम डिडक्ट करके नेट सेल्स निकाल लेंगे। और ऐसे ही यहाँ पर 4,90,000, 4,90,000 यहाँ पर बनता है, तो वो 6,30,000 और 4,90,000 की जो भी सेल्स रेशो बनेगी 9/7 बनती है, उसमें आपने डेप्रिसिएशन का टोटल निकाल लेना है कि टोटल डेप्रिसिएशन कितना बनता है, और ऑफिस एंड सेलिंग एक्सपेंसेस को उस रेशो में बांट देना है। दैट्स इट, इस क्वेश्चन में और कुछ भी नहीं है, ठीक है। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, एलोकेशन ऑफ एक्सपेंसेस के बारे में है, ये भी सेल्स रेशो में है,
ठीक है, मैंने कहा था ना कि आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। वहां पर हम बात कर रहे थे लॉजिकल बेसिस की, रैशनल बेसिस की। यहाँ पर क्वेश्चन दिए हुए हैं कि सेल्स रेशो में बांट दो, तो कोई बात नहीं, क्वेश्चन में कहा है तो हम वो चीज फॉलो करेंगे। ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ए बी सी डी 4 डिपार्टमेंट हैं, एक तो डिपार्टमेंट बढ़ा दिए, ठीक है। दूसरा, इसमें जो है ना, जैसे आप पार्टनरशिप अकाउंट्स में करते थे, कमीशन ऑफ मैनेजर बिफोर, उसका परसेंटेज दिया होता था 10%, 12%। वो दिया होता था 12% ऑफ द नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, और फिर दिया होता था 10%, कभी कभी क्वेश्चन में दिया होता था 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। इसका क्या मतलब होता है, इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 10% ऑन नेट प्रॉफिट्स ऑफ द डिपार्टमेंट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, ठीक है। तो यहाँ पर यही प्रॉब्लम है, ठीक है। 10% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग या बिफोर चार्जिंग सच कमीशन क्या होता है? जब भी बिफोर चार्जिंग सच कमीशन होता है तो नेट प्रॉफिट निकाल लेते हैं हम, सभी खर्चे निकाल कर, लेकिन कमीशन को छोड़कर। जो कमीशन कैलकुलेट करते हैं हम प्रॉफिट के, नेट प्रॉफिट के बेसिस पर, उसको छोड़कर बाकी सभी खर्चे हम काट देते हैं और नेट प्रॉफिट निकाल लेते हैं। उस पर हम डायरेक्ट रेट लगाते हैं, उसका 10% होता है, उसका 20%, 12%, जो भी रेट होता है वो उस पर डायरेक्ट चार्ज किया जाता है जब लिखा होता है नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, ठीक है। जैसे कि आप लगा लीजिए 1,25,000 मेरा नेट प्रॉफिट है, ठीक है। और 1,25,000 मेरे को कहा गया है कि 20% ऑफ द नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन आपने कमीशन देना है। तो 1,25,000 का 20% होता है 25,000। सिंपली मैं उतना कमीशन दूंगा, मैं 1,25,000 पर सिंपल रेट चार्ज करूंगा। लेकिन जब दिया हो आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, तो उसका मतलब ये होता है कि कमीशन काटने के बाद जो नेट प्रॉफिट आता है, परसेंटेज उस पर लगनी चाहिए। भाई अब क्या करें? तो यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है जो आपको ध्यान में होना चाहिए, क्योंकि पार्टनरशिप अकाउंट्स में लास्ट सेमेस्टर में हमने किया था, प्लस टू में भी आप करते हो। तो वो फॉर्मूला होता है कि रेट ओवर 100 प्लस रेट के साथ मल्टीप्लाई करो, जिस आइटम पर भी आपने वो अप्लाई करना है। तो आप इस क्वेश्चन में क्या करोगे, नेट प्रॉफिट को आप ऊपर नहीं, मेन क्वेश्चन के मेन पार्ट में नहीं, वर्किंग नोट में आप अलग से नेट प्रॉफिट डिपार्टमेंट वाइज कैलकुलेट कर लोगे, ठीक है। और उस नेट प्रॉफिट पर आप रेट ओवर 100 प्लस रेट को से मल्टीप्लाई करके आप उसको कमीशन निकाल लोगे। दैट्स इट, इस क्वेश्चन में यही प्रॉब्लम है, ठीक है। और एक बात ध्यान में, बेवकूफी मत करना, प्रॉफिट पर है कमीशन, लॉस पर नहीं है। तो लॉस पर हम कोई कमीशन नहीं देते। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन भी सेकंड क्वेश्चन की तरह ही है। ये आपको लगेगा, जब आप क्वेश्चन करोगे ना तो आपको लगेगा, क्योंकि यहाँ पर लिखा है आफ्टर चार्जिंग दी फॉर गोइंग एक्सपेंस, ठीक है। अगर आपको इन जनरल भी फॉर गोइंग एक्सपेंस का मतलब पता होगा ना, तो फिर भी आप एक बार डाउट करोगे, क्योंकि कॉन्फिडेंस की कमी होती है कई बार। तो बच्चे को समझ भी आ जाता है ना, तो फिर भी एक बार डाउट किया है कि लिखा क्यों हुआ है, ऐसा क्यों लिखा हुआ है, पहले तो कभी लिखा नहीं होता था। तो वो घबराने की जरूरत नहीं है। फॉरगोइंग एक्सपेंस का मतलब है जो पहले एक्सपेंस की बात की हुई है उनको काटने के बाद, कमीशन काटने के बाद नहीं। जो ऊपर खर्चे दिए हुए हैं ना, वो निकाल, जो ऊपर खर्चे दिए हुए हैं वो निकालने के बाद जो नेट प्रॉफिट है उस पर कमीशन चार्ज करना है, ठीक है। तो इस पर रेट ओवर 100 प्लस रेट नहीं लगेगा फॉर्मूला, इस पर सिंपल रेट लगेगा 12.5% नेट प्रॉफिट का। करना यहाँ पर भी डिपार्टमेंट वाइज है, लॉस पर कमीशन नहीं देना। और रफ वर्किंग नोट में, वर्किंग नोट में अलग से नेट प्रॉफिट निकालकर बिफोर कमीशन का, नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन निकालकर उस पर रेट चार्ज कर वर्किंग नोट में आपने शो करना है। तो ये था थर्ड क्वेश्चन। फोर्थ वन, एलोकेशन ऑफ शोरूम एंड रिपेयर डिपार्टमेंट एक्सपेंस। ये क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में क्या है कि
पहले तो एंटिटी को दो डिपार्टमेंट्स में, दो पेरेंट डिपार्टमेंट्स में बांटा हुआ है, डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। फिर उसमें से एक डिपार्टमेंट को आगे दो डिपार्टमेंट्स में बांटा हुआ है। पहले तो शोरूम का डिपार्टमेंट हो गया और रिपेयर्स का डिपार्टमेंट हो गया। शोरूम को आगे दो डिपार्टमेंट में, एक तो ट्रांसिस्टर का हो गया, दूसरा टेप रिकॉर्डर का हो गया। ये चीज है। और एलोकेशन ऑफ एक्सपेंसेस भी इसी ढंग से करनी है। पहले तो दो पेरेंट डिपार्टमेंट्स में खर्चों को बांट देना है, जो भी रेशो आपको दी गई हो क्वेश्चन में। फिर जो पेरेंट डिपार्टमेंट के जो आगे दो डिपार्टमेंट्स हैं उसमें उसको डिवाइड कर देना है। जैसे कि यहाँ पर सैलरी और वेजेस का दिया हुआ है बी पॉइंट पर, ठीक है। शोरूम और वर्कशॉप में 3:1 की रेशो में आपने सैलरीज और वेजेस को बांटना है। सैलरी और वेजेस 48,000 की हैं, 48,000 की हैं। तो 3:1 की रेशो में बांटे तो 36,000 शोरूम का, 12,000 वर्कशॉप का चला जाता है। और 36,000 को आगे आपने ट्रांसिस्टर एक्स डिपार्टमेंट में और वाई डिपार्टमेंट में 1-2 की रेशो में बांटना है, 12,000 और 24,000 की रेशो। तो जब यहाँ पर आप डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग बनाओगे ना, तो 3 डिपार्टमेंट्स का बनाना है, एक्स वाई जी। खर्चे को पहले दो पेरेंट डिपार्टमेंट में बांटना है, फिर जो एक डिपार्टमेंट के आगे दो डिपार्टमेंट है फिर उसमें बांट देना है, ठीक है। फैक्ट्री रेंट भी इन्होंने ऐसे ही कहा है कि 600 पर मंथ है। शोरूम का रेंट एक्स और वाई डिपार्टमेंट में बराबर बांटना है, ठीक है। और रेंट भी शोरूम, फैक्ट्री का रेंट, शोरूम का रेंट, ये अलग अलग दिया हुआ है क्वेश्चन में, नहीं, ओके। फैक्ट्री का रेंट 600 पर मंथ है, ध्यान से सुनना बच्चों, 600 पर मंथ। साल का कितना हो गया, 7200। टोटल कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, 10,800। तो बाकी 3600 किसका है, वो शोरूम का है, ठीक है। बाकी 3600 किसका है, वो शोरूम का है। तो जो 7200 है वो तो फैक्ट्री का है, तो वो तो वाई डिपार्टमेंट को ही चार्ज होगा सीधे। जो 3600 शोरूम का रेंट है वो दोनों डिपार्टमेंट्स में इक्वली डिवाइड करना है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो बेसिकली यहाँ पर यही जो सेंटर है क्वेश्चन का वो यही है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी अब आप सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में आपने जो खर्चे डिवाइड करने हैं ना, वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड रेशियो में डिवाइड करनी है। जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं वो आपको गिवन है, जो इनडायरेक्ट है वो आपने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड रेशियो में डिवाइड करने हैं। उसके लिए आपको वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा और उसमें डिपार्टमेंट्स का टेबुलर प्रेजेंटेशन करते हुए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट करना पड़ेगा, दैट्स इट। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड रेशियो में ही डिवाइड करना है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो में डिवाइड नहीं करना है, ये बात आप ध्यान में, ठीक है। और इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बस डिपार्टमेंट बढ़ा दिए हैं ताकि आपकी कैलकुलेशन को थोड़ा, मतलब क्वेश्चन को बड़ा करने के लिए, थोड़ा सा मेहनत करवाने के लिए आपसे डिपार्टमेंट की गिनती बढ़ा दी, और कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, ठीक है। 6th क्वेश्चन, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन में आपने जो ट्रेडिंग अकाउंट ही बनाना है, आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाना, डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट। 3 डिपार्टमेंट है, एक्स वाई जी, ठीक है। यहाँ पर दिक्कत क्या है, क्लोजिंग शो का फिगर गिवन नहीं, ग्रॉस प्रॉफिट का फिगर गिवन है सेलिंग प्राइस पर, ठीक है। बट यहाँ पर इतना आसान क्वेश्चन नहीं है जैसे कि ये दिख रहा है कि ग्रॉस प्रॉफिट सेलिंग प्राइस पर लगाओ, टोटल सेल्स पर लगाओ तो ग्रॉस प्रॉफिट निकल आएगा। ओपनिंग स्टॉक परचेज और सेल है तो क्लोजिंग स्टॉक बैलेंसिंग फिगर निकल आएगा। इसमें क्या है, ऐसा नहीं है, क्वेश्चन इतना आसान है। यहाँ पर जो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो दी हुई है ना 20% की, वो नॉर्मल सेल प्राइस पर है, और जो एक्चुअल सेल्स है वो एट नॉर्मल प्राइस नहीं है, ये नॉर्मल प्राइस पर नहीं है, इज नॉट एट नॉर्मल प्राइस, ठीक है।
ये एक्चुअल सेल्स फिगर है आफ्टर डिस्काउंट, जो ट्रेड डिस्काउंट होता है वो। ठीक है, और इन्होंने डिस्काउंट कितना दिया है वो नीचे इन्होंने अलग से दे दिया। डिपार्टमेंट एक्स ने 20,000 की आइटम्स, 20,000 रुपए की आइटम्स 17,500 में बेची हैं, सेल की हैं। तो यहाँ इन्होंने डिस्काउंट दिया है 2,500 का। दैट मीन्स अगर इन्होंने सभी की बिना डिस्काउंट के सेल किया होता, नॉर्मल प्राइस पर सेल किया होता, तो डिपार्टमेंट एक्स की सेल्स होती 1,75,000। ठीक है, अब आप इस पर ग्रॉस प्रॉफिट निकाल कर क्लोजिंग स्टॉक को बैलेंसिंग फिगर लिख सकते हो 1,75,000 पर ग्रॉस प्रॉफिट निकाल कर। इस क्वेश्चन में यही है। ठीक है, 1,75,000 पर ग्रॉस प्रॉफिट निकालो। आप ट्रेड जनरल और सॉरी डिपार्टमेंट ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओ। ठीक है, टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेजेस, बाय सेल, बाय क्लोजिंग स्टॉक वहां पर लिख दो ब्रैकेट में बैलेंसिंग फिगर, टू ग्रॉस प्रॉफिट, वो आप क्लोजिंग स्टॉक को बैलेंसिंग फिगर निकाल लोगे। ऐसे ही डिपार्टमेंट वाई और डिपार्टमेंट जी में कर। 7th क्वेश्चन, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसका भी एक है लेवल। ठीक है ना, इसके बारे में हम अभी बात नहीं करेंगे, अभी हम चलो कंप्लीट कर ही देते हैं। ठीक है, इसमें हमें वैसे तो पूरे 6 डिपार्टमेंट्स हैं, पर हमें 2 डिपार्टमेंट्स के बारे में ही डाटा दिया हुआ है और 2 डिपार्टमेंट्स का ही हमने नेट प्रॉफिट निकालना है, डिपार्टमेंटल प्रॉफिट निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इन बिटवीन अकाउंट्स बना रहे हैं, अकाउंटिंग पीरियड के एंड पर नहीं बना रहे, तो क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिया हुआ और उन्होंने कहा है कि क्लोजिंग स्टॉक को निकालना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में सबसे पहले तो आपको ये निकालना पड़ेगा कि क्लोजिंग स्टॉक कितना है। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक इस क्वेश्चन में आप कैसे निकालोगे, आपको ग्रॉस प्रॉफिट का रेट दिया हुआ है दोनों डिपार्टमेंट्स का, एक डिपार्टमेंट ए का 40%, कहाँ गया भाई, डिपार्टमेंट ए का 40% और डिपार्टमेंट बी का 30%। पर इन्होंने ये भी कहा है कि बिना डायरेक्ट एक्सपेंसेस को कंसिडर किए, मतलब जो ये रेट लगाकर सेल्स पर 40% निकाल कर जो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा उसमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस को डिडक्ट अलग से करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप वर्किंग नोट में अलग से ग्रॉस प्रॉफिट का फिगर निकालोगे। कैसे, जैसे कि डिपार्टमेंट ए की सेल्स दी हुई है 98,000। ठीक है, अगर 98,000 पर अगर आप 98,000 पर 40% निकाल लें तो उसकी अमाउंट आती है 3900 39,200 39,200। ठीक है, इसमें से डायरेक्ट एक्सपेंसेस को डिडक्ट नहीं किया हुआ, तो अगर हम इसमें से डायरेक्ट एक्सपेंसेस को डिडक्ट करें तो हमारे पास आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। और ये डिडक्ट करने के बाद हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आता है 26,000 390, 26,390। तो ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। ठीक है, आपके पास अभी ग्रॉस प्रॉफिट है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, परचेजेस है, सेल्स है, ओपनिंग स्टॉक भी है और ग्रॉस प्रॉफिट भी है। तो आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाकर क्लोजिंग स्टॉक को फाइंड आउट कर लोगे। ठीक है, यही ग्रॉस प्रॉफिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इस जो भी क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आएगी मैं आपको बता देता हूँ, वैसे वैल्यू कितनी आती है,
क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आती है, कहाँ गया भाई, 25,200, 25,200 क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आती है। उस पर 7% आपने स्टॉक रिजर्व भी रखना है, चार्ज करना है, प्रोविजन रखनी है, ठीक है ना। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में वो भी आप चार्ज करोगे टू स्टॉक रिजर्व 7%, 25,200 पर डिपार्टमेंट ए के लिए, ऐसे डिपार्टमेंट बी के लिए भी करोगे, ठीक है। और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का क्या करना है, ये रहा 25,200, इसका जो है वो यहाँ पर दिया हुआ है, कहाँ पर दिया हुआ है, ये रहा, हाँ, कि जो 1/3 है 25,200 का, उसको सभी डिपार्टमेंट्स में इक्वली डिवाइड करना है। याद रखना 6 डिपार्टमेंट हैं, ठीक है, 6 डिपार्टमेंट हैं, सभी डिपार्टमेंट में उसको इक्वली डिवाइड करना है, ठीक है। 1/3 को 25,200 के 1/3 को 6 भागों में इक्वली डिवाइड करना है। मतलब डिपार्टमेंट ए को कितना चार्ज होगा, पहले 25,200 का 1/3 8400, फिर उसका 1/6 जो बनता है 1400। डिपार्टमेंट ए को 25,200 का 1/3 8400 में से 1/6 1400 चार्ज होगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में से, जो इक्वली डिवाइड करना है डिपार्टमेंट में, ठीक है। बाकी जो 2/3 है उसको हमने कैसे डिवाइड करना है, सेल्स में। 1/3 को छोड़कर बाकी कितना बचा, ऑब्वियसली 2/3, उसको हमने सेल्स रेशो में करना है। अब सेल्स रेशो कैसे होगी, डिपार्टमेंट ए की सेल गिवन है, डिपार्टमेंट बी की गिवन है, बाकी 4 डिपार्टमेंट की सेल गिवन नहीं, गिवन है। मैंने 2 बातें बोली, गिवन नहीं, गिवन है। गिवन है सभी डिपार्टमेंट्स की एक्यूमुलेट कर, बाकी 4 डिपार्टमेंट्स की इन टोटल सेल्स गिवन है, बट एक एक डिपार्टमेंट की नहीं है। तो रेशो कैलकुलेट कैसे होगी, रेशो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, प्रोपोर्शनेटली चार्ज कर दीजिए। 98,000 डिपार्टमेंट ए की सेल, 84,000 डिपार्टमेंट बी की, बाकी 4 डिपार्टमेंट की 98,000, तो तीनों का टोटल कर लीजिए, 6 के 6 डिपार्टमेंट की टोटल सेल आ गई, ठीक है। तो प्रोपोर्शनेटली चार्ज कर लीजिए 98,000 ओवर 2,80,000 को, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का जो 2/3 है 16,800 से मल्टीप्लाई करके आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 25,200 का 2/3 बनता है 16,800, उसको आपने प्रोपोर्शनेटली सेल्स के प्रोपोर्शन में चार्ज करना है डिपार्टमेंट ए और बी को, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। अभी मैं बस इतनी कमी रह गई है इस क्वेश्चन में कि सॉल्व कर दो भैया बाकी तो हो ही गया। चलो कोई बात नहीं, बच्चे हो आप। ये क्वेश्चन कुछ देखा देखा सा लग रहा है, किया किया सा लग रहा है। ओके, जो मैंने आपको इलस्ट्रेशन कराई है ना, वो इसी क्वेश्चन की कैटेगरी का क्वेश्चन है, तो आप ये कर लोगे। इस पर मैं आपको कोई हिंट नहीं देने जा रहा, इस पर राशनल बेसिस पर खर्चों और इनकम को डिवाइड करना है और कुछ नहीं। लास्ट में क्वेश्चन नंबर 9, इस पर भी आपने कुछ नहीं करना, बस जो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का खर्च वो है, क्वेश्चन है जो आप पहले करते थे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस दिए हुए हैं, डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, एडजस्टमेंट्स दी हुई हैं, ठीक है ना, और कुछ नहीं है। और जो इस पर डिपार्टमेंटलाइजेशन है खर्चों का, एक्सपेंसेस का, वो एक स्पेसिफिक रेशो में है, ना तो वो राशनल बेसिस पर है, ना वो सेल्स रेशो में है, जैसे कि पिछले क्वेश्चन में था। वो एक स्पेसिफिक रेशो में है, उसमें सभी खर्चों को उसी में डिवाइड करना है, बस। ये थे आपके कल्याणी पब्लिशर के पहले 9 क्वेश्चंस, ठीक है ना, तो जो कि एलोकेशन ऑफ एक्सपेंसेस पर बेस्ड थे। अब हम अगले लेक्चर में सीखेंगे जो सेकंड काइंड की प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, दूसरे टाइप की प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, जहां पर हमने डिपार्टमेंट्स के कॉस्ट को डिपार्टमेंटल कॉस्ट को लेकर थोड़ा सा इशू था, वो सॉर्ट आउट करना होता है, ठीक है।
तो स्टूडेंट्स थैंक यू, और सीखते रहिए, खुशी खुशी सीखते रहिए, अच्छे से सीखते रहिए। थैंक यू।